मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अजय चौहान परफेक्ट एवं रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ परफेक्ट रीजनिंग, फिर से आपके समक्ष आज उपस्थित हूँ अल्फ़ाबेट पार्ट 4 को लेकर। जैसा कि मैंने पार्ट 3 में आपके समक्ष ई से प्रारंभ करते हुए 12 अक्षर को जब विपरीत क्रम में करने को कहा गया था, निर्देश जारी किया गया था। ई से 12 अक्षर को विपरीत करने के जब निर्देश जारी किए गए थे तो उस निर्देशानुसार आपके समक्ष अल्फाबेट्स का कंप्लीट स्ट्रक्चर आफ्टर द रिवर्स, विपरीत क्रम करने के पश्चात किस प्रकार का प्रारूप, किस प्रकार का एक आरेख, किस प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसको मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, प्रदर्शित किया, निरूपित किया। और जैसा कि हमने बताया कि ई से पी तक के अक्षर विपरीत क्रम में किए गए हैं, इसलिए मैंने ए से डी को सामान्य क्रम में रखा है जहाँ की नंबर्स ऑफ लेटर 4 है, और पी टू ई को विपरीत क्रम में रखा है जहाँ की नंबर्स ऑफ लेटर 12 हुए हैं, और फिर क्यू से लेकर जेड तक के अक्षर को सामान्य क्रम में रखा है जहाँ नंबर्स ऑफ लेटर 10 है। आफ्टर ऑल, जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ लेटर वी क्लासिफाइड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इनटू 3 टाइप्स ऑन मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, सेम, सेम, जिसमें कि मैं फर्स्ट टाइप को केवल आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग से बाउंस नहीं करे, कुछ बातें समझ में आए। आफ्टर ऑल मैं फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ कि ये 9th टर्मिनोलॉजी का, अल्फाबेट्स के 9 टर्मिनोलॉजी का एक झलक प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ, एट ए ग्लांस प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे संबंधित मैं प्रश्न बनाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि 9th टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हम प्रॉब्लम बनाएं। इससे पहले हमें 1 से लेकर 8 तक जो टर्मिनोलॉजी दिए गए, अल्फाबेट्स के जो आयाम दर्शाए गए, उनसे संबंधित प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। और उसे भी हम सॉल्व करें उससे पहले सॉल्व करने से संबंधित बहुत सारे फैक्टर, बहुत सारे अप्रोच, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे अल्ट्रा यूनिक, अल्ट्रा मॉडर्न अप्रोच से हमें अवगत होना होगा। हम उससे आपका परिचय कराएंगे, उसके बाद आप उन आयामों से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। कहने का अभिप्राय है कि ये तो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि ये युद्ध आपको लड़ना है, इस जगह पे आपको लड़ना है। मैंने अभी युद्ध लड़ने के स्थान के बारे में आपको बताया है, जबकि युद्ध लड़ने के क्रम में प्रयुक्त होने वाले हथियार, उन्हें किस प्रकार से चलाना है, वो तकनीकी अभी आपको नहीं बताई जा रही है। इसलिए आपको किसी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने के बाद उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से आपका परिचय कराऊंगा, उन बेसिक, उस फंडामेंटल, उन अल्ट्रा अप्रोच से अवगत कराऊंगा जो कि अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए आवश्यक है। क्लियर? मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स जो हैं इस उम्मीद को लेकर अध्ययन कर रहे हैं कि कल उन्हें एक लक्ष्य हासिल करना है, काइंडली वीडियो को भगा कर कुछ अंश देख कर देखने का प्रयास न करेंगे। आपको बेसिकली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी पार्ट है उसको टाइम टू टाइम कंप्लीटली उसका अवलोकन करना है, तभी आपको बातें में समझ में आएगी। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सफलता पेड़ पे नहीं फलता, सफलता वृक्ष पे नहीं फलता, और सफलता की राह आसान नहीं होती है। मैं थोड़ी सी अगर एक डरावना सच, एक भयावह सच आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा तो आपके दिमाग उड़ जाएंगे। साहेब, धोखे में नहीं रहे कि चुटकुला और शायरी सुना देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। आप चुटकुला और शायरी सुन लेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं आपका मनोरंजन कर दूंगा डांस करके तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसकी उम्मीद न करें, और अजय चौहान से ऐसी उम्मीद न करेंगे, क्योंकि मेरे क्लास में ना तो शायरी होता है, ना चुटकुला होता है, ना तो डांस होता है। मेरे क्लास में उसी लड़के के लिए जगह है, मेरे लेक्चर में उसी लड़के के लिए जगह है जो कि
एक लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, न कि रोड छाप बनना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास जगह नहीं है। वो वैसे कैंडिडेट्स काइंडली हमारे लेक्चर को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, बेवजह अपना समय बर्बाद न करें, जाए किसी आशिक पॉइंट पे जाके आशिकी करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे पास लेक्चर्स को अगर देखना है तो वही कैंडिडेट्स देखें, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना है तो वही कैंडिडेट सब्सक्राइब करें जिनका एक लक्ष्य है कि जीवन में अपना कुछ करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। वैसे ही कैंडिडेट्स हमारे चैनल पे आए। हमारे चैनल पे मनोरंजन की उम्मीद न करें, शेर शायरी की उम्मीद न करें, डांस का उम्मीद नहीं करें। यहाँ चुटकुला नहीं चलता है, यहाँ पे पढ़ाई होती है। इसलिए कब एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि सफलता ब्रिज पे नहीं फरता। अगर मैं वास्तविक आंकड़ा आपके सामने रख दूंगा तो आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी साहब। सफलता क्या खेल है? एक एग्जाम्पल्स अगर आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एनटीपीसी में ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट के लिए अप्रोक्स 35,000 सीट घोषित किए गए हैं साहब, जिसका कि फॉर्म भरा चुका है, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और एग्जाम होने की संभावना है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि 35,000 ही सीट हैं, अप्रॉक्स ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट को मिलाकर 35,000 अप्रॉक्स सीट है। और फॉर्म कितनी भराई है आपको मालूम है? 1,25,00,000। परसेंटेज आता है कि नहीं? किसी मैथ्स के गुरु से अगर अध्ययन किए होंगे तो जरूर आता होगा, और अगर किसी झोला छाप से अध्ययन किए होंगे तो परसेंटेज निकालना नहीं आता होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि 0.28% आपको दिमाग में आना चाहिए। वो पेपर जरा देना, अरे वो पेपर, हाँ, आप जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूं कि एनटीपीसी, जिसे कि आप लोग नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज कहते हैं, जिसके तहत क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क, टाइम कीपर, 10 क्लर्क, एएसएम, गार्ड इत्यादि इटीसी के पद होते हैं, उससे संबंधित जो एग्जाम्स के लिए आप लोगों ने फॉर्म भरा है, वैकेंसीज क्रिएट की गई थी, उसमें अप्रोक्स 35,000 वैकेंसी है, जिसमें कि 10,603 अंडर ग्रेजुएट एंड 24,605 ग्रेजुएट के लिए है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1,25,00,000 फॉर्म भरे गए हैं अप्रोक्स। परसेंटेज निकालना आता है कि नहीं? अगर किसी मैथ्स के अच्छे एक्सपर्ट से आपने अध्ययन किया, शिक्षा ग्रहण की होगी, अध्ययन किया होगा, तो निश्चित आपको निकालना आता होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि 0.28% ओनली सीट, परसेंटेज, अब आंकड़ा 1 भी नहीं जा रहा है। पैर के नीचे की जमीन घिसकी, दिमाग ठिकाने पे आया कि नहीं आ रहा है? तो शायरी और चुटकुला सुनने से नहीं होता है, अध्ययन करने से होता है। रिजल्ट उसी को प्राप्त होता है जो अपने खून पसीना बहाता है। वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखने से और शेर शायरी सुनने पर से, शेर शायरी सुनाने वाले से के वीडियो को देखने से रिजल्ट नहीं होता। दिमाग पे बैठा लीजिएगा। बहुत बुरी लग रही होगी, बहुत लोगों को बहुत बुरी लग रही होगी। तो अजय चौहान बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड बोलता है, ये दिमाग पे बैठा लो, समझ रहे हो ना? अजय चौहान की क्लास में चुटकुला ड्रामा नहीं होता है। खैर, मैं ट्रैक से कुछ हट गया था, चलता हूं। फिर से आप यहाँ पे गौर करें, मैं जो भी बोल रहा हूं शायद आपको जरूर तीखी लगती होगी, लेकिन अगर गंभीरता से अपने दिल से सोचेंगे तो जरूर महसूस होती होगी कि नहीं, अजय चौहान जो भी बोल रहे हैं बहुत हद तक सही बोल रहे हैं। अगर नहीं होगा, अपने माता पिता को ये वीडियो दिखा देना। तुम्हारे माता पिता जो निर्णय लेंगे
वो मुझे भी मान्य होगा। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया कि 3 खंड में हमने यहाँ पे आपके समझ लाया कि 3 खंड में लेटर्स को रिप्रेजेंट किया, जहाँ की पहला खंड जनरल ऑर्डर है, दूसरा रिवर्स ऑर्डर है, तीसरा जनरल ऑर्डर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द प्रोसेसिंग जो भी मान प्राप्त होगा वह या तो फ्रॉम लेफ्ट की जाति का प्राप्त होगा या फिर फ्रॉम राइट की जाति का प्राप्त होगा। तो कहने का अर्थ है या तो बाएं से की जाति का प्राप्त होगा या फिर दाएं से की जाति का प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पे गौर कीजिए, जब बाएं से की बात की जाएगी, बाएं से क्या नंबर, तो आप कहेंगे 1 नंबर। बाएं से क्या नंबर, तो आप कहेंगे 4 नंबर। अब कहेंगे कि बाएं से क्या नंबर, तो कुछ लोग कह देंगे 16 नंबर। नहीं, 16 नंबर नहीं, ये बाएं से 5 नंबर है। इसका प्रॉपरली अल्फाबेटिकल वैल्यू 16 है, बट हियर इसका प्लेस वैल्यू 5 है। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रॉपर वैल्यू और प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों सेम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गौर कीजिए, मैं अगर यहाँ पे 1 1 1 लिखा, अब यहाँ पे गौर कीजिए, तो अगर मैथमेटिकल दृष्टिकोण से ही बात की जाए तो यहाँ पे 1 का प्रॉपर वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू दोनों 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 का प्रॉपर वैल्यू की अगर बात की जाए तो कितना है, और प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 पे है, ये 10 के प्लेस पे है, ये 100 के प्लेस पे है। तो यहाँ स्थानीय मान इसका तो 100 है, इस 1 का स्थानीय मान 100 है, लेकिन जब उसकी वास्तविक मान की बात की जाएगी, प्रॉपर वैल्यू की बात की जाएगी, फेस वैल्यू की बात की जाएगी, तो वो कितना है, इसका फेस, इसका चेहरा वाला मान क्या है, इसका फेस मान क्या है, इसका प्रॉपर मान क्या है, तो इसका प्रॉपर मान 1 कहलाएगा, न कि 100। जबकि ये स्थान विशेष के आधार पर इसके मान कितने हैं, तो स्थान विशेष के आधार पर इसका मान 100 है, जबकि इसका वास्तविक मान 1 ही काउंट होता है। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि वास्तविक मान और स्थानीय मान दोनों में अंतर है। अभी आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आप हमारे लिए स्टूडेंट हैं, अभी आपका स्थानीय मान स्टूडेंट हो गया। आप अपने माता पिता के समक्ष जब जाएंगे तो आप उनके पुत्र या पुत्री कहलाएंगे, आप अपने चाचा जी के पास जाएंगे तो उनके भतीजा या भतीजी कहलाएंगे। लेकिन ये स्थानीय मान स्थान विशेष के आधार पर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आपका जो वास्तविक मान है, चाहे वो आप कहीं भी चले जाएं, अगर आप मेल हैं तो मेल ही रहेंगे, आप फीमेल हैं तो फीमेल ही रहेंगे, ये आपका वास्तविक मान है। तो जब भी गणना की जाती है, प्रारंभिक गणना जो की जाती है वह स्थानीय मान पे की जाती है, स्थान विशेष के आधार पे की जाती है, न कि वास्तविक मान पे। जबकि फाइनल रिजल्ट जो प्राप्त होता है वह वास्तविक मान पर बेस्ड होता है। कहने का सेंस है, आप कह सकते हैं कि प्रारंभिक गणना जो की जाती है वह प्लेस वैल्यू पे की जाती है, वह प्लेस वैल्यू स्थानीय मान पर की जाती है, जबकि वास्तविक रिजल्ट जो होता है वो प्रॉपर मान पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे अभी ये किस प्लेस पर है, ये अगर बात कहें तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे ये किस प्लेस पे है, तो 100 के प्लेस पे, ये किस प्लेस पर है तो 10 के प्लेस पर है, ये किस प्लेस पर है तो 1 के प्लेस पर है। तो इसका स्थानीय मान यहाँ क्या है, ये इसका स्थानीय मान यहाँ पे क्या है 10, यहाँ स्थानीय मान 100 है, जबकि इसका प्रॉपर मान क्या है तो आप कहेंगे कि एक ही वहाँ नजर आ रहा है। क्लियर। तो स्थानीय मान और वास्तविक मान दोनों में अंतर होते हैं, प्रॉपर वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बोथ आर नॉट सेम। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो प्रारंभिक गणना की जाती है वो स्थानीय मान के आधार पे की जाती है। अभी ये किस स्थान पर है, तो अभी हम कहेंगे कि यह स्थानीय मान इसका हो गया यहाँ पे 5।
जबकि इसका प्रॉपर मान क्या है, तो अल्फाबेटिकल प्रॉपर मान इसका 16 है। क्लियर? अभी यहाँ किस मान पे है, तो आप देखेंगे 4 और 12 ये 16 नंबर पे है, जबकि इसका वास्तविक मान क्या है 5। ये किस मान पे है, तो ये प्रॉपरली 17 नंबर पे है, ये क्या पे 26 पे है। फिर से एक बार पर कर, बाएं से ये क्या नंबर, तो हम लोग कहेंगे 1 नंबर, बाएं से ये क्या नंबर, तो हम लोग कहेंगे 4 नंबर। अब बाएं से ये क्या नंबर, 4 के बाद 5, ये बाएं से 5 नंबर, और बाएं से एक नंबर, तो 4 और 12 ये 16 नंबर, बाएं से एक नंबर 17 नंबर, ये 26 नंबर। ठीक उसी प्रकार से जब दाएं से की बात की जाएगी, तो दाएं से क्या नंबर 1 नंबर, दाएं से एक नंबर तो 10 नंबर, और दाएं से एक नंबर तो 10 के बाद ये 11 नंबर, दाएं से एक नंबर तो 12 और 10 ये 22 नंबर, दाएं से एक नंबर तो 23 नंबर, दाएं से एक नंबर 24 नंबर। फिर से एक बार कॉल करें, बाएं से ये कितना नंबर 1 नंबर, बाएं से ये कितना नंबर 4 नंबर, 4 के बाद ये 5, बाएं से ये 5 नंबर, और ये बाएं से क्या नंबर, तो 4 और 12 बाएं से 16 नंबर, ये बाएं से कितना नंबर, तो 17 नंबर, ये 26 नंबर। ठीक उसी प्रकार से दाएं से ये कितना नंबर, तो दाएं से ये 1 नंबर, दाएं से ये 10 नंबर, 10 के बाद ये 11 नंबर, और ये कितना नंबर दाएं से, तो 10 लेटर तो यहाँ पे हैं और 12 यहाँ पे हैं, तो 10 और 12 ये 22 नंबर, 22 के बाद ये 23 नंबर, और 23 के बाद ये 26 नंबर। क्लियर? यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं, जिसके बारे में विस्तृत परिचर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको रफली एक डाटा यहाँ पे देना चाहते हैं, रफली यहाँ पे डिफाइन जो स्पष्ट करना चाहते हैं थोड़ा, कि जनरल ऑर्डर में हमेशा हमेशा के लिए दिमाग पे बैठा लीजिएगा कि जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा, नो चेंज। एनसी का अभिप्राय है नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। रिवर्स ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी भी श्रृंखला का, हमेशा हमेशा के लिए बात दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी श्रृंखला का कोई भी भाग, प्रथम अंतिम मध्य, किसी भी भाग को अगर विपरीत क्रम में कर दिया जाए एंड आफ्टर द प्रोसेसिंग उस रीजन पर अगर कोई मान गिरता है, तो उस श्रृंखला के उस खंड के प्रथम और अंतिम कंपोनेंट को जोड़ लीजिएगा। जो भाग आपको विपरीत किया गया हो उसके प्रथम और अंतिम कंपोनेंट के प्रथम और अंतिम अक्षर के मान को जोड़कर एक स्टैंडर्ड मान बनाइएगा, और उस स्टैंडर्ड मान से यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को घटाइएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 16 और 5, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड मान कितना बनाया 21, स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पे 21 बनाया, और यहाँ पे गिरने वाले किसी भी मान को हम इस स्टैंडर्ड वैल्यू से घटाएंगे, पीवी को घटाएंगे, पीवी दैट इज द प्रोसेसिंग वैल्यू। पीवी का अभिप्राय है, पीवी का अभिप्राय है प्रोसेसिंग वैल्यू, दैट इज प्रक्रियाकिक मान। कहने का अर्थ है, हम बोलते हैं ना कि बाएं से ये 4 नंबर, बाएं से ये 5 नंबर, तो जो वो बोल रहे हैं, तो 5 अगर बोले तो यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इस तरह करके 16 नंबर ही बना। तो वो जो बोल रहे हैं कि आफ्टर द मूवमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट के पश्चात मान निकाले जाते हैं, जिसको हम लोग पीवी कहते हैं, प्रारंभिक गणना कहते हैं। तो जो भी यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी अगर पीवी गिरे, तो आप उसको 21 जो स्टैंडर्ड वैल्यू बनाए, कैसे स्टैंडर्ड वैल्यू बनाए, पी का मान 16, ई का मान 5 को जोड़कर हमने स्टैंडर्ड वैल्यू 21 बनाया, यहाँ से घटा लीजिएगा स्टैंडर्ड वैल्यू से, आपका रिजल्ट आ जाएगा। पुनः जब हम जनरल ऑर्डर में आते हैं, तो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग पे बैठा लीजिए कि जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा, एनसी नो चेंज। एनसी का अभिप्राय है, एनसी का अभिप्राय है नो चेंज, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कीजिएगा, रिजल्ट आ जाएगा। अब जब हम चलते हैं दाएं से की बात करते हैं, तो आपको बताना चाहेंगे कि जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे उस मान का अपोजिट कीजिएगा, उस मान का विपरीत कीजिएगा, जिसके हम बेसिक और अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट दोनों से आपको अवगत कराएंगे कि किस प्रकार से अपोजिट निकाला जाता है, लेटर का मान कैसे याद किया जाता है, सारी बातें आपको बताएंगे। लेकिन तब जब हम आपको सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स
टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्फाबेट की पर चर्चा करेंगे, उस समय ये बातें आपको बताएंगे। अभी तो मैं इंट्रो कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विथ वेरियस टर्मिनोलॉजी से आपको अवगत करा रहा हूँ, इसलिए मैं वो सारी बातें यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल पुनः जब आप जनरल ऑर्डर में आएंगे तो यहाँ पे जनरल ऑर्डर में कोई भी मान गिरे उस मान का आप विपरीत कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ठीक ना। अब सवाल उत्पन्न होता है कि यहाँ पे क्या करेंगे, तो बहुत सारे लोग उंगली से ऐसे ऐसे करके गिनते हैं, लेकिन मैं जिस अप्रोच से आपको अवगत कराऊंगा विद इन ए सेकेंड आप बता देंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हमने बताया कि जब भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं तो जो प्रश्न का संबंध होता है वह इस रीजन से होता है, वह भी फ्रॉम राइट हैंड साइड से आपको ट्रैप किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में जो हमने अल्ट्रा अप्रोच डेवलप किया है वो कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ दिस एंड दिस पार्ट, और इस क्रम में मैंने इन तीनों खंडों का अलग अलग नाम दिया है ताकि आपको बातें समझ में आए। ये जो खंड है इसका नाम दिया है मैं इनकम, इनकम मतलब पूछते हैं ना आमदनी, जिसको कहते हैं आय, और इसका नाम मैंने रखा है, ये रीजन का नाम रखा है मैंने बैंक, जहां पे पैसा का लेन देन आदान प्रदान होता है, जमा किया जाता है स्वेच्छा के दृष्टिकोण से। और इस रीजन का मैंने नाम रखा है एक्सपेंडिचर, इसका एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब, इसका मतलब हो गया व्यय, जिसको कि आप खर्च कहते हैं, और इसका मतलब हो गया आय। अब बैंक तो आप समझ ही रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, अब इसका जवाब, अभी आप कुछ नहीं जान रहे हैं लेकिन खुद आप दीजिएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लड़ाइएगा, आप जवाब दे दीजिएगा, मैं हिंट दूंगा केवल। देखिए क्या ट्रिक होता है, क्या कंसेप्ट होता है, क्या ट्रेनिंग अप्रोच होता है, उसकी मैं एक झलक आपके सामने ला रहा हूं, आप देखें, वरना सारे लोग उंगली से ऐसे ऐसे एबीसीडी में गिनते हैं। और ये अजय चौहान का क्लास है। अजय चौहान ने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट, अल्ट्रा यूनिक अप्रोच डेवलप किया। ये मेरी ओन डेवलप की गई कंसेप्ट है, अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट है। और दिमाग में रखिएगा, जहां भी अल्ट्रा यूनिक का प्रयोग हो ये मान के चलिएगा कि जिससे वैसे कंसेप्ट, वैसे अप्रोच जिसे अजय चौहान ने पर्सनली डेवलप किया है, वैसे ही कंसेप्ट अल्ट्रा यूनिक कंसेप्ट कहलाते हैं, अल्ट्रा यूनिक अप्रोच, अल्ट्रा मॉडर्न यूनिक अप्रोच कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, इसका जवाब आप देंगे, सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। इनकम आपका आय कै रुपया है, 4 रुपया। इनकम कै रुपया है, 4 रुपया है, यहाँ 4 लेटर है, 4 रुपया। और वह खर्च कै रुपया है, 10 रुपया। फिर से गौर कीजिए, यहाँ इनकम है, ये इनकम क्षेत्र मैंने रिप्रेजेंट किया, इनकम आपकी कितनी है, तो 4 रुपया। इनकम 4 रुपया, कुछ इस प्रकार से समझिए, 4 लेटर है, दैट इज इनकम 4 रुपया। और ये आय क्षेत्र है, एक्सपेंडिचर, आपका खर्च कितना रुपया है, 10 रुपया। अब स्वाभाविक है, अगर आपका इनकम 4 रुपया है और खर्च 10 रुपया है, और वो खर्च अगर अनिवार्य है और बैंक में पैसा जमा है, आपके बैंक में मौजूद है पैसा, तो आप क्या कीजिएगा, आपके पॉकेट में 4 रुपया है, खर्च करना है 10 रुपया, बैंक में पैसा मौजूद है, तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, फिर से सुनिए, आपके पॉकेट में माना कि 4 रुपया है और आपका खर्च जो कि अनिवार्य है करना है वो 10 रुपया है, और बैंक में पैसा है, तो आप एटीएम से जाके क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं, और उतना ही पैसा निकालना है जो कि फिजूल खर्ची आपको निकालना है, जितना अनिवार्य है उतना ही निकालना है। तो कितना निकालिएगा, खर्च 10 रुपया, इनकम 4 रुपया। इनकम 4 रुपया, पॉकेट में 4 रुपया है, खर्च 10 रुपया करना है, बैंक में बैलेंस है,
पास में एटीएम कार्ड है तो एटीएम में जाएंगे, अनावश्यक पैसा नहीं निकालना है, सिर्फ जरूरत के लिए जितनी जरूरी है उतनी ही पैसे निकालनी है। तो क्या करेंगे, 4 रुपया तो पॉकेट में है, खर्च 10 रुपया है, तो कितना निकालिएगा, 6 रुपया। कितना निकालेंगे, 6 रुपया। बस यहाँ पे क्या करना है कि पीवी माइनस डाई, आप पीवी माइनस डाई कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये डाई क्या है, और डाई के रूप में हम यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डाई के रूप में हम यहाँ पे 6 रिप्रेजेंट करेंगे, डाई के रूप में 6 रिप्रेजेंट करेंगे। डाई के रूप में 6 आ रहा है, पीवी माइनस डाई कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये डाई क्या है, तो देखिए डाई क्या है, हम आपको डाई के बारे में बता रहे हैं कि ये जो डाई लिखा मैंने पीवी माइनस डाई, डाई का अभिप्राय क्या है, तो डाई का अभिप्राय है डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कहने का अभिप्राय है कि आय और व्यय का अंतर, पैसा तो उतनी ही जरूरत होती है जितना आय और व्यय का अंतर हो। कहने का मतलब है कि 4 रुपया आपके पास है और 10 रुपया खर्च करना है, तो जरूरत क्या होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना ही जरूरत होगी। तो आय और व्यय का अंतर कितना हुआ, अंतर, तो 4 और 10 का अंतर कितना होगा, 6। तो यहाँ पे डाई 6 काउंट हुआ, तो यहाँ पे जो भी मान गिरेगा आप क्या कीजिएगा, उसमें डाई 6 कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। आप बोलिएगा कि क्या हमेशा घटेगा ही, नहीं। अगर आपका इनकम 10 रुपया होता और खर्च 4 रुपया होता, अगर आपका इनकम 10 हो जाता और खर्च 4 हो जाता, तो डेफिनेटली है कि 6 रुपया आपको बचत होता, तो वो 6 तब यहाँ जमा होने लगता। वो तो डिपेंड करेगा क्या इनकम है क्या खर्च है, यहाँ का भी डाटा बदलेगा। यहाँ पे पीवी माइनस डाई इसलिए किया कि यहाँ पे पैसा निकल रहा है, अगर पैसा जमा होता तो पीवी प्लस डाई हो जाता। क्लियर। अब गौर कीजिए, देखिए फिर से एक बार देखिए, हम इसको केवल डील कर देना चाहते हैं, और डील करने के बाद इस वीडियो को हम पुनः स्टॉप करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट जो भी रिमेनिंग है उसको फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में आपके समझ प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसा कि हम लोग पार्ट 4 पे चल रहे हैं, अल्फाबेट पार्ट 4, पार्ट 5 में रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अल्फाबेट से हम आपका परिचय कराएंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ फिर से एक बार गौर कीजिए, बाएं से एक है नंबर, एक नंबर, एक परे, एक परे, बाएं से एक है नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर लेटर डी, बाएं से एक है नंबर, 5 नंबर। क्या ये 5 है, नहीं। क्या कीजिएगा, 21 माइनस 5, 21 में 5 गया 16, 16 नंबर लेटर पी। बाएं से एक है नंबर, तो 4 और 12 16, क्या ये 16 नंबर है, नहीं। 21 में 16 घटा दीजिए, 5 नंबर। बाएं से क्या नंबर, 17, 17 पे 17, क्योंकि जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन न करें। ये बाएं से क्या नंबर, 26, 26 नंबर 26, क्योंकि जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे किसी प्रकार का परिवर्तन। फिर से एक बार गौर कीजिए, बाएं से ये क्या नंबर, एक, एक पर एक, कोई परिवर्तन नहीं, एक नंबर लेटर ए। बाएं से एक नंबर 4, 4 पे 4, डी, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान गिरे नो चेंज। बाएं से एक नंबर, 5 नंबर, क्या ये 5 है, नहीं। तो 21 से उस 5 को घटाइएगा, 21 कहां से आया, 16 और 5 को जोड़कर, तो 21 माइनस 5 बराबर 16, देखिए 16 नंबर लेटर पी। बाएं से एक नंबर, तो 4 और 12 16, क्या 16 नंबर लेटर है, नहीं। क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू जो 21 बनाया उससे 16 को घटाइए, 21 में 16 गया 5। ये बाएं से क्या नंबर, 17, 17 पे 17, बाएं से क्या नंबर, 26, 26 पे 26 नंबर लेटर जेड, क्योंकि आप जानते हैं जनरल ऑर्डर में बाएं से कोई भी मान के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं। अब चलते हैं दाएं से। दाएं से ये क्या नंबर, आप कहेंगे 1 नंबर। अब दिमाग पे आपको लाना है कि वास्तव में 1 नंबर लेटर क्या होता है, एक अपोजिट जेड। ये दाएं से का नंबर, तो दाएं से ये 10 नंबर, वास्तव में 10 नंबर लेटर क्या होता है, आप ये दिमाग में लें कि 10 नंबर जे होता है, जे का अपोजिट क्यू, क्योंकि जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे उस मान का आपको विपरीत करना पड़ेगा। ये दाएं से का नंबर, तो 10 के बाद 11 है, क्या 11 है, नहीं। तो आपने जो डाई बनाया उस डाई को 11 से घटाइए, 11 में 6 गया 5। दाएं से का नंबर, तो
तो 10 और 12 22 नंबर, क्या है 22 नंबर लेटर है? नहीं, 22 में 6 घटाइए, क्योंकि पी भी आपका 22 हो रहा है, 22 में 6 घटाइए, 16 नंबर पी, ये दाएं सेकेंड नंबर 23 नंबर। वास्तव में 23 नंबर लेटर क्या होता है? डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, और ये दाएं सेकेंड नंबर 26, 26 नंबर लेटर वास्तव में जेड होता है, जेड का अपोजिट ए, क्योंकि जनरल ऑर्डर में दाएं से कोई भी मान गिरे उस मान का आप अपोजिट कर दीजिएगा। यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि अपोजिट का भी अल्ट्रा यूनिक ट्रिक है। उफ वाइल ऑफ सर्ड गेज पी के मैंने जेकेसी डब्ल्यू, ओनली एंड ओनली अल्ट्रा यूनिक ट्रिक, जिसकी की कोई काट नहीं है। लोग बंदरों की तरह उछल उछल के दिखाने का प्रयास करेंगे, मैं वो भी आपको साबित करूंगा। अल्ट्रा यूनिक का मतलब ही होता है जिसका कोई काट आसानी से ना निकाल सके। सारे लेटर्स के अपोजिट विद इन ए सेकेंड आपको याद हो जाएंगे, केवल खटारा सेंटेंस से। उफ वाई लव सर्ड गेज पी के मैंने जेकेसी डब्ल्यू, सारा ये अपोजिट हो जाएगा, इसी में क्लियर। आप आगे इसकी पर चर्चा आपके समक्ष हम रखेंगे जब हम सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड टू अल्फाबेट की पर चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं अपने लेक्चर को, इस लेक्चर को टर्मिनोलॉजी नंबर 9 के स्पष्टीकरण को यहाँ पे ही विराम लगाने का प्रयास कर रहा हूँ, विराम देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों को देखना भी है, आप लोगों को समझना भी है। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बारीकी से लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करें, गंभीरता पूर्वक उसका अवलोकन का प्रयास करें, क्योंकि मैं बार बार आपसे बताना चाहूँगा कि सफलता पेड़ पे नहीं फलता, सफलता वृक्ष पे नहीं फलता। इसके लिए बहुत खून पसीना जो है लगाने की जरूरत होती है, खून पसीना बहाने की जरूरत होती है। यूं ही कोई सफल नहीं होता। कोई भी किसी भी फील्ड में अगर सफल है तो उसने बहुत खून पसीना बहाया होगा, बहुत तत्परता, बहुत लगन, बहुत निष्ठा के साथ जो है अपने कर्म को निष्पादित किया होगा, वही सफल होता है। शेर और शायरी, चुटकुला और ड्रामा और मनोरंजन करने वाला जिंदगी में कभी सफल नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए काइंडली गंभीरतापूर्वक वीडियो का अवलोकन करें, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिलेबस में टॉपिक डील कर रहा हूँ, इसलिए आप गंभीरतापूर्वक सिलेबस जो भी बताए जा रहे हैं उसका एवरी स्टेप का अवलोकन करें। क्लियर? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो, या मेरा वीडियो आपको खराब लगा हो, मेरे लेक्चर बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि अच्छा लगा हो, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि मेरा लेक्चर अच्छा खराब लगा हो, तो जैसा भी लगा हो काइंडली अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से निश्चित व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।